एंड वेलकम बैक टू आवर पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पब्लिक हेल्थ हाइजीन ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के 25 एमसीक्यूज। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर जो मैं दूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो सिलेबस से रिगार्डिंग आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है, उसके लिए JKSSB ने जो नोटिस निकाली थी, उसमें उन्होंने सिलेबस दिया था फॉर वेरियस हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो पोस्टर्स निकले थे, उनसे रिगार्डिंग उन्हें सिलेबस प्रोवाइड किया था। तो वहीं पर जो हमारा सिलेबस है फॉर जूनियर फार्मासिस्ट, वो एनेक्सर जी में जो है मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो सिलेबस है यहाँ पर मेंशन किया है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ JKSSB जूनियर फार्मासिस्ट। यही सिलेबस आपके लिए रहने वाला है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसके आप ऊपर मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करने वाला। बट जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है वो अपनी कन्फ्यूजन दूर कर ले और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन वो करते रहें, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। दूसरों की बातों पर आप मत जाइए, ठीक है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विच फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डोज इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स आपने पढ़े होंगे इफ़ यू आर ए डी फार्मा और बी फार्मा स्टूडेंट। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो इंडिपेंडेंट होता है, किस पे इंडिपेंडेंट ऑफ डोज इन किस में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। यहाँ पर ऑप्शन है क्लियरेंस, हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग JKSSB में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या है। चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट एंड डोज इंडिपेंडेंट। इनमें से जो फॉलोइंग चीज़ें हैं वो क्या रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है एंड डोज इंडिपेंडेंट होते हैं। वो क्या है, क्लियरेंस, हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये आपको पता होना चाहिए, जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। सो इन कंट्रास्ट हम याद रख सकते हैं जीरो ऑर्डर इज डोज डिपेंडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर फिर हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज क्लियरेंस, हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डोज इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज क्लियरेंस, हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है, दैट इज a drug with high first pass metabolism is best administered by, यानी जिस ड्रग का क्या होगा, हाईएस्ट या हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, वो हम बेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे बाय विच रूट, ऑरल रूट, सबलिंगुअल, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस, ठीक है। ऑरल, सबलिंगुअल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ये सब आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा कि ड्रग्स किन रूट्स के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, उसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज सबलिंगुअल। जिस ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, दैट ड्रग लूजेस पोटेंसी व्हेन स्वेलोड। सो सबलिंगुअल रूट जो है ड्रेन्स इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और बाईपासिंग द लिवर, यानी लिवर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जब लिवर इंक्लूड नहीं होगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। तो ऐसे ड्रग्स जो है जिनकी क्लासिक एग्जांपल में आता है नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है, ये ड्रग्स हम क्या देंगे फिर, सबलिंगुअल, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एंड दे विल बाईपास दिस हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसेप्टर एक्शन एक्सप्लेन्स ब्रोंकोडाइलेशन बाय सॉल्ब्यूटामॉल, यानी कौन सा रिसेप्टर है जो एक्सप्लेन करता है एक्शन ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन बाय सॉल्ब्यूटामॉल। ऑप्शन है बीटा 1 एगोनिज्म, बीटा 2 एगोनिज्म, म्यूस्केरिनिक ब्लॉकेड, अल्फा 1 ब्लॉकेड, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज बीटा 2 एगोनिज्म, ठीक है। एगोनिज्म और एंटागोनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो एगोनिज्म, सो यहाँ पर सॉल्ब्यूटामॉल जो है स्टिमुलेट्स बीटा 2 रिसेप्टर्स इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट, दैट इज CAMP, और जो कॉज करता है ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। सो मिनिमल इफेक्ट किस पे होता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे, मिनिमल बीटा 1 इफेक्ट सेफ और हॉट। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा 43 का, दैट विल बी ऑप्शन बी, बीटा 2 एगोनिज्म। फिर है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस, दैट DOC, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक इज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको बताना है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। सो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज एड्रेनलिन IM इंट्रामस्कुलर, ठीक है। फर्स्ट लाइन
लाइफ सेविंग ड्रग इन एनाफिलैक्सिस दैट इज एड्रेनलिन, जो एक्शन करता है अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 1 रिसेप्टर्स पे। अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके वो क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे ब्रोंकोडाइलेशन एंड बीटा 1 रिसेप्टर्स पे इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट। ठीक है, सो ये एनाफिलैक्टिक जो शॉक कंडीशंस है उसमें हमें मदद करता है। ठीक है, सो एड्रेनलिन विल बी हियर राइट आंसर। ठीक है, एड्रेनलिन IM इंट्रामस्कुलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच ड्रग शोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशंस, यानी कौन सा ड्रग जो है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करता है एट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। वारफेरिन, फेंटोइन, पेंसिलिन, एटिनोलॉल। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट सॉरी 45 जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फेनिटोइन। सो फेनिटोइन जो है ये शो करता है कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम जीरो ऑर्डर कहते हैं नियर थेराप्यूटिक डोजेज। सो स्मॉल डोज इंक्रीज करेंगे तो लार्ज प्लाज्मा लेवल जो है वो राइज होगी, जो टॉक्सिसिटी रिस्क शो कर सकता है। सो अदर जीरो ऑर्डर्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती है, एथेनॉल आता है या हाई डोज एस्पिरिन आता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज फेनिटोइन इज द ड्रग विच शोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन होता है वो डोज या कंसंट्रेशन जो हमें शो करेगा थेराप्यूटिक एक्शन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है, सो यहाँ पर द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इंक्लूड्स। ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो टफ से टफेस्ट होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत सारे इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे। सो टफ भी करने हैं, मॉडरेट भी करने हैं, इजी भी करने हैं। इस तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रहेगी और आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। ठीक है, सो किसी भी क्वेश्चन को आप ली मत कीजिए। सो यहाँ पर द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इंक्लूड्स, तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एट्रोपिन प्लस प्रेलिडॉक्सिम। प्रेलिडॉक्सिम को हम शॉर्ट फॉर्म में PAMV कहते हैं। ठीक है, पाम कहते हैं। सो ये दोनों जो है ये किस में देते हैं हम, ऑर्गेनोफॉस्फेट दैट इज़ OP पॉइजनिंग में देते हैं, जो एक्ट करते हैं ऑन एस्टाइल कोलिनेस्टरेज पे एंड उसकी इनहिबिशन कराते हैं। सो ये एक एंजाइम है एस्टाइल कोलिनेस्टरेज जो एस्टाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, सो ट्रीटमेंट में क्या आता है फिर एट्रोपिन एंड प्रेलिडॉक्सिम, जिसे 2-PAM भी कहते हैं। एट्रोपिन जो है ये ब्लॉक करता है म्यूस्करिनिक इफेक्ट को, और पाम जो है ये रिजेनरेट करता है एंजाइम्स को इफ़ अर्ली। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा एट्रोपिन प्लस पाम। ठीक है, एट्रोपिन प्लस पाम। अगर आपके क्वेश्चन में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट पूछा गया है, अगर उसमें एट्रोपिन ऑप्शन है तो एट्रोपिन को ही चूज़ कीजिए। अगर उसमें पाम दिया गया है तो PAM यानी प्रेलिडॉक्सिम है तो पाम को चूज़ कीजिए, और अगर दोनों एक साथ है तो उसी वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए। अगर वो सपोज ऑप्शन A और ऑप्शन B में दिया गया है, यानी ऑप्शन A में एट्रोपिन ऑप्शन B में पाम दिया गया है, तो लास्ट वाला ऑप्शन में जाके देखिए वहाँ पर लिखा होगा बोथ A एंड B। अगर बोथ A एंड B लिखा है तो आपको वही ऑप्शन जो है चूज़ करना है। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है हमारी जो मॉक ड्रिल है या मॉक टेस्ट है वो हम इसलिए देते हैं। ठीक है, रेस्ट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, यानी कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपने पढ़ा होगा ये। हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो सप्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है एक्यूमुलेट्स इन इनर ईयर एंड किडनी, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस या ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसमें आपको निमोनिक जो है आप याद रख सकते हैं AG। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स AG निमोनिक याद रखना है। A का मतलब होता है ऑडियो, ठीक है, यानी ऑडियो प्रॉब्लम होती है। G होता है ग्लोमेरुलस डैमेज। ठीक है, सो ये निमोनिक याद रखें, ऑडियो एंड ग्लोमेरुलस AG अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सो ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में जैसे RRB है, एम्स है, JKSSB है, ऐसे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट कौन सा है इन प्रेगनेंसी, वारफेरिन, ठीक है, या बाकी ऑप्शंस यहाँ पर है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन C, हेपारिन। ठीक है, सो हेपारिन जो है ये प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट है। वारफेरिन जो है ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। हेपारिन जो है इज़ ए लार्जर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर जो है
फीटल हेमरेज हो सकता है, किसकी वजह से, वारफेरिन से, इसलिए हम वारफेरिन नहीं देते हैं। बट हेपारिन जो है ये सेफ इन प्रेगनेंसी है, तो इससे हम दे सकते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हेपारिन जो है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज़ जिसमें पूछा गया है मैकेनिज्म ऑफ एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर इंड्यूस्ड ड्राई कफ, यानी एस इनहिबिटर की वजह से जो ड्राई कफ होती है उसका मैकेनिज्म क्या है। हिस्टामिन रिलीज, ब्रैडिकाइनिन एक्यूमुलेशन, सेरोटोनिन एक्सेस, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चलिए हम फिर से देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ब्रैडिकाइनिन एक्यूमुलेशन। ठीक है, जो एस इनहिबिटर का हमने मैकेनिज्म कहा था उसमें क्या होता है, एस यानी एस्टाइल कोलिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये नॉर्मली जो है ब्रेक डाउन करता है किसको, ब्रैडिकाइनिन को। एस इनहिबिटर्स क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे ब्रैडिकाइनिन की, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। यानी जो एस्टाइल कोलिन जो नॉर्मली ब्रेक डाउन करता था ब्रैडिकाइनिन को, अब जब एस को हमने इनहिबिट किया तो ब्रैडिकाइनिन ब्रेक डाउन नहीं होगा, बल्कि क्या है, एक्यूमुलेट होना या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो ड्राई कफ और एंजियो एडिमा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजिकली, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 49 का ब्रैडिकाइनिन एक्यूमुलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की वजह से काज होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्शंस में है आइसोनाइजाइड, ठीक है, रिफेम्सिन, इथम्ब्यूटॉल एंड पायरिजिनामाइड। ठीक है, आइसोनाइजाइड जो है इसे हम INH भी कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ INH की फुल फॉर्म क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इथम्ब्यूटॉल। ठीक है, क्लासिक एडवर्स इफेक्ट है इसका, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है। सो रेड ग्रीन कलर्ड ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से क्या होता है फिर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, जो अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, वेदर इट इज़ JKSSB और RRB एम्स, ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, दैट इज़ इथम्ब्यूटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 51, ड्रग प्रोड्यूसिंग डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल, यानी कौन सा ड्रग है जो प्रोड्यूस करता है क्या, डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल, एमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। सो जो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल कॉजेज डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल, जिसकी वजह से फ्लशिंग, वोमिटिंग, टैकिकार्डिया हो सकता है। सो यहाँ पर मेरा अगेन आपसे क्वेश्चन है, एमोक्सिलिन जो है ये हमें किस क्लासिफिकेशन में आता है, इसके क्या यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स है। इसी तरीके से मेट्रोनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन का भी आप बताइए, और ये आप अपनी कॉपी के ऊपर पेन डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसुलिन प्रिपरेशन हैज़ नो प्रोनाउंस्ड पीक। सो किस इंसुलिन प्रिपरेशन में हमें क्या है, नो प्रोनाउंस्ड पीक, रेगुलर इंसुलिन, NPH इंसुलिन, इंसुलिन ग्लार्गिन, इंसुलिन लिस्प्रो। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इंसुलिन ग्लार्गिन। लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन होता है विद नो पीक, सो जिसकी वजह से रिस्क ऑफ नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, यानी ब्लड शुगर जो है काफ़ी कम जो है हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंसुलिन ग्लार्गिन इज द इंसुलिन प्रिपरेशन विच हैज़ नो प्रोनाउंस्ड पीक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ लीथल डोज 50 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज 50। ठीक है, सो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है ये सेफ्टी मार्जिन होता है एक ड्रग का, जहाँ पर हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स को हम सेफर ड्रग मानते हैं। ठीक है, इसमें दो विंडोज़ होते हैं, एक होता है लीथल डोज, एक होता है, ठीक है, इफेक्टिव डोज, और जिससे हम मेजर करते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जिससे हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, लीथल डोज 50 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज 50। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज़ विच ड्रग इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन G6PD डिफिशिएंसी, यानी G6PD डिफिशिएंसी जिनमें होती है उनमें कौन सा ड्रग कंट्राइंडिकेटेड है। पैरास्टामॉल, प्राइमाकोइन, एमोक्सिलिन,
एंड स्फिक्जीम। अगर आपको इन चारों ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो जिसे हम MOA भी कहते हैं, अगर वो आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ईजिली दे सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बनता है ऑप्शन बी, प्राइमाक्विन causes hemolysis in G6PD deficiency. So अवॉइड बिफोर टेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट मलेरिया फार्माकोलॉजी फैक्ट, ये मलेरिया से रिलेटेड फार्माकोलॉजिकल फैक्ट है। सो यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, प्राइमाक्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहता है IV डाइजेपाम, फर्स्ट ड्रग इन स्टेटस एपिलेप्टिकस बिकॉज रैपिड ऑनसेट होता है इसका, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, स्टॉप सीजर्स इमीडिएटली, देन गिवन फेनिटोइन फॉर मेंटेनेंस। सो उसके बाद हम मेंटेनेंस पे हम फेनिटोइन वगैरह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें डाइजेपाम को IV देना लाजमी होता है। सो ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 56, विच फार्माकोकाइनेटिक चेंज ऑकर्स इन रिनल फेलियर। जिन पेशेंट्स में रिनल फेलियर होता है उनमें कौन सी फार्माकोकाइनेटिक चेंज होती है, ठीक है, या ऑकर्स। सो इंक्रीज्ड क्लियरेंस, डिक्रीज्ड हाफ लाइफ, ड्रग एक्यूमुलेशन, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए ये सब ये तो हमें पता ही है कि जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली एक्सक्रीट होते हैं किडनीज़ के थ्रू। ठीक है, सो अगर रिनल फेलियर यानी किडनीज़ फेल हो जाएंगी तो जो फार्माकोकाइनेटिक चेंज है एक ड्रग की, जो ड्रग मूवमेंट है उसमें क्या चीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ड्रग एक्यूमुलेशन। रिनल फेलियर से डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन होगी जिसकी वजह से इंक्रीज होगा हाफ लाइफ, सो टॉक्सिसिटी हो जाएगी अनलेस द डोज इज एडजस्टेड, जब तक हम डोज को एडजस्ट ना करें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। सो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा जिसमें हम कहते हैं ड्रग एक्यूमुलेशन। सो नेक्स्ट इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 57, ए ड्रग हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन विल हैव। जो ड्रग हाईली बाउंड होगा किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। सपोज ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके साथ अगर कोई ड्रग हाईली बाउंड है उसके साथ क्या होगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, ऑप्शंस में है हाई फ्री फ्रैक्शन, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रैपिड रिनल एक्सक्रीशन, शॉर्ट हाफ लाइफ। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का, दैट इज लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से ड्रग स्टेज इन ब्लड, जिसकी वजह से डिक्रीज टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर वो राइट आंसर है, दैट इज़ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो अगर एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बाउंड रहेगा वो टिश्यूज़ तक जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ ब्लड के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच स्टैटिन एडवर्स इफेक्ट इज़ मोस्ट सीरियस। स्टैटिन्स आपने पढ़े होंगे, स्टैटिन जो है वो जैसे एटोरवास्टाटिन वगैरह वगैरह है, उनका क्या एडवर्स इफेक्ट रहता है जो मोस्ट सीरियस है, हेडेक, मायोपैथी, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ऐसे इनमें क्या रहता है। सो 58 का जो आंसर है वो है दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज़ मायोपैथी और रैप्डोमायोलिसिस। सो मोस्ट सीरियस स्टैटिन टॉक्सिसिटी जिसमें मसल ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड साइटोकाइनिन दैट इज CK लीड्स टू द रिनल फेलियर रिस्क। सो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, मायोपैथी एंड रैप्डोमायोलिसिस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट माइग्रेन अटैक, यानी एक्यूट माइग्रेन अटैक में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोपेनोलॉल, सुमाट्रिप्टेन, वेलप्रोएट, टोपिरामेट। सो क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका हमारा आंसर रहेगा सुमाट्रिप्टेन। ठीक है, सुमाट्रिप्टेन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन एक्यूट माइग्रेन अटैक। ठीक है, सो प्रोपेनोलॉल जो है ये प्रिवेंशन या प्रिवेंशन में देते हैं बट नॉट इन एक्यूट केसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमें इसमें क्वेश्चन है दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इन विच द क्वेश्चन इज लोडिंग डोज इज इक्वल टू टारगेट कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। ये हमारी एक फॉर्मूला है यहाँ पर, जो लोडिंग डोज है वो बराबर होता है टारगेट कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। सो इफ टारगेट कंसंट्रेशन बराबर है 10 मिलीग्राम्स पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 लीटर। ठीक है, एंड बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 0.5 है। सो लोडिंग डोज हमारा क्या होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमारा आंसर जो है निकाल सकते हैं। ऑप्शंस में 100 mg, 200 mg, 400 mg एंड 800 mg दिया गया है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 400 mg। चलिए हम फार्मूला को यूज़ करेंगे, लोडिंग डोज इज इक्वल टू लोडिंग डोज किसके बराबर है, ठीक है,
that is target concentration, volume of distribution divided by bioavailability. So 10 multiplied by 20 and divided by 0.5 is equal to 400 mg. ये वैल्यूज हमें वहीं से दिए गए हैं. सो वेरी कॉमन न्यूमेरिकल, या इसी प्रकार से जो है आपसे दूसरी न्यूमेरिकल भी पूछी जा सकती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है विच एंटीबायोटिक इनहिबिटर्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, लिंजोलेट. सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा दैट इज पेनिसिलिन, ऑप्शन बी. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है बैक्टीरियल, जिसकी वजह से बैक्टीरियल लिसिस होती है और बैक्टीरिया का जो है वो उसकी जो डेथ हो जाती है. तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है यहाँ हमारा, इसमें हमारा आंसर रहेगा पेनिसिलिन. सो पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ठीक है. नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 62. मेजर मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या है, यानी मेजर मैकेनिज्म क्या है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का, किन के लिए, फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. एफ्लक्स पंप, बीटा लैक्टमेस एंजाइम, राइबोसोमल म्यूटेशन, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म. सो जो क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बीटा लैक्टमेस एंजाइम. सो मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम डिस्ट्रॉयज बीटा लैक्टम रिंग. अगर आपने ये बी फार्म या डी फार्म किया है, उसमें आपने सार ऑफ जो क्या कहते हैं उसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का पढ़ा होगा. उसमें आपने पढ़ा होगा कि इनके अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग होता है. ठीक है. और उसी रिंग पे जो है ये एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय करता है उस रिंग को, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती है. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बीटा लैक्टमेस एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें है दैट इज़ विच ड्रग कॉजेज हाइपरकैलेमिया, कौन सा ड्रग कॉज करता है हाइपरकैलेमिया. सो यहाँ पर 63 का जो हमारा आंसर है वो रहेगा स्पाइरोनोलैक्टोन. क्यों, क्योंकि जो पोटेशियम स्पार्पिंग डाययूरेटिक्स होते हैं इनकी वजह से रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया होता है, यानी हाई लेवल ऑफ पोटेशियम. ठीक है, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम. सो अपोजिट लूप एंड थाइजाइड्स जो है उनकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है. सो क्वेश्चन नंबर 63 जो है हमारा, इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन. ठीक है. ये फ्रूसिमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, थाइजाइड, मैनिटॉल डायूरेटिक्स है, जिसमें ये लूप डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पार्पिंग डायूरेटिक है, थाइजाइड है. ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है. सो नॉट ओनली द सिंगल क्वेश्चन यू हैव टू रीड, बट इसमें जो ऑप्शंस है उनके ऊपर भी आपको थोड़ा डीप रिसर्च करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ प्रेफर्ड ड्रग ऑफ पेप्टिक अल्सर हीलिंग. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे सर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टफ है, ये है वो है, JK-SSB में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. उनके लिए मेरा उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, वो ये है कि आपको एनी हाउ ये क्वेश्चंस करने हैं. अगर आप करोगे तब जाके आप JK-SSB क्वालिफाई कर पाओगे, अगर नहीं करोगे तो मुश्किल है. ठीक है. सो प्रेफर्ड ड्रग ऑफ किसमें, पेप्टिक अल्सर हीलिंग में, रेंटिडीन, ओम्पेराजोल, एंटासिड ओनली, मेटक्लोपेरामाइड. ठीक है. यहाँ पर अगर आपको पता होगा रेंटिडीन क्या है, ओम्पेराजोल क्या है, एंटासिड क्या है, मेटक्लोपेरामाइड क्या है, तो विदाउट एनी डाउट आप यहीं पर इसका आंसर दे सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओम्पेराजोल. जिन लोगों के मन में ये आंसर आया होगा वो बहुत ही ठीक चल रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन है उनकी. ठीक है. सो PPI जो है दैट इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और मोस्ट इफेक्टिव अल्सर हीलिंग ड्रग्स, जो ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase इन पेराइटल सेल्स. ये एंजाइम जो है सोडियम पोटेशियम ATPase है, इसकी वजह से प्रोडक्शन होती है HCl की. ठीक है. HCl की प्रोडक्शन आपने पढ़ी होगी. अब जब यही बंद होगा, HCl बंद होगा, एसिड कम होगा, तो क्या रहेगा, पेप्टिक अल्सर जो है वो हील हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ओम्पेराजोल. ठीक है. नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग डिटरमाइंस. अगर जो हाफ लाइफ है किसी ड्रग की वो क्या डिटरमाइन करती है. ठीक है. बायो अवेलेबिलिटी, डोजिंग इंटरवल, प्रोटीन बाइंडिंग, पोटेंसी. फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर भी अच्छे से दे सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ डोजिंग इंटरवल. ठीक है. हाफ लाइफ डिटरमाइंस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग. सो मोस्ट कॉमन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोजिंग. सो क्वेश्चन नंबर 65 जो है हमारा, ठीक है, 65 जो है हमारा, इसका क्या रहेगा, डोजिंग इंटरवल. जो हाफ लाइफ है ये डिटरमाइन करता है डोजिंग इंटरवल, यानी नेक्स्ट डोज हम कब देंगे. ठीक है. नेक्स्ट डोज हम कब देंगे.
सो इसी के साथ जो है हमारा ये फार्माकोलॉजी भी सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फर्स्ट एड और बाकी पोर्शन जो है इसमें रहता है उनको कवर करेंगे और साथ में उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमें अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, सो लेट अस सी दैट। वो ये है कि जो हमने अभी MCQs किए उनका अल्ट्रा हाई यील्डिंग फार्मा मेमोरी ग्रिड है ये आपके लिए, जहाँ पर एनाफिलैक्सिस में याद रखना है एड्रेनलिन देते हैं, ओपी पॉइजनिंग में एट्रोपिन एंड प्रेलिडॉक्साइम, ऑप्टिक न्यूराइटिस में इथम्ब्यूटोल रेस्पॉन्सिबल, ड्राई कफ जो है ये एस इनिबिटर्स की वजह से होता है, यानी ये इनका एक प्रकार का जो है साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं। सो उसके बाद सेफ एंटीकोगुलेंट इन प्रेगनेंसी क्या है, हेपारिन। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन शो करता है, फेनिटोइन, ठीक है। स्टैटिन डेंजर्स फॉर ये क्या कर सकता है, रैप्डोमायोलिसिस। माइग्रेन, एक्यूट माइग्रेन में हम क्या देते हैं, सुमाट्रिप्टेन। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू लीथल डोज 50 बाई इफेक्टिव ED 50, ठीक है, इफेक्टिव डोज 50। सो इसी के साथ जो है हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।